भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं श्रीलंका में, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। 30 इयर्स 30 साल तक वॉर चलता रहा जिसमें थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वर किल्ड। ओके, तो उसके लिए जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था उसमें जो शूद्रास यानी कि जो सबसे लोएस्ट एज था वो शूद्रास का था, तो वो बहुत सालों से डिस्क्रिमिनेटेड थे। और डायरेक्ट आप किसको दे दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को पावर शेयर करवा दीजिए, प्रेशर ग्रुप को, इंटरेस्ट ग्रुप्स या मूवमेंट ग्रुप्स को। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज सोनिया योर सोशल साइंस मेंटर। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक जर्नी पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, इसका चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो बच्चों जैसे कि क्लास 9th में आपने एक डेमोक्रेसी की जर्नी शुरू की थी, ठीक है, और उस जर्नी को हाफ में ही छोड़ा था और अब आप उसको कंक्लूड करेंगे क्लास 10th के एंड में। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग। और हम ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले हम और आप जिस माध्यम से शेयर कर रहे हैं वो है हाई प्रोफाइल। तो बच्चों हाई प्रोफाइल एक ऐसा माध्यम है जो आपको विभिन्न विषयों की जानकारी देता है और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके अलावा आपके पेरेंट्स को भी बहुत सारी जानकारी जैसे बिहेवियर काउंसलिंग, जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी पावर शेयरिंग। तो बच्चों इस चैप्टर में पावर शेयरिंग में हम देखेंगे कि पावर शेयर करना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैम पावर शेयर करना मतलब डिवाइड करना, तो क्या डिवाइड करने से कंट्री में स्ट्रांग बनेगी या यूनिटी रहेगी? बिल्कुल रहेगी बच्चों। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से पावर शेयर करने से कंट्री में यूनिटी मेंटेन होती है, डाइवर्सिटी जो होती है वो एकोमोडेट होती है। ओके, और इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किस तरह से, बिकॉज ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयर की जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और अगर नहीं की जाती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोग तो करते ही हो, शेयरिंग इज केयरिंग, तो करते रहिए आप शेयरिंग। और इसी तरह से हम यहां भी देखते हैं कि किसी भी कंट्री में जब पावर को शेयर किया जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और अगर नहीं किया जाता। तो बच्चों ये जो पावर शेयरिंग है इसको समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे, 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल्स देखेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो 2 कंट्रीज हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका, यहां पर पावर शेयरिंग करने से है ना क्या हुआ और श्रीलंका में जहां पावर शेयरिंग नहीं हुई वहां पर क्या हुआ। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेल्जियम है ये एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप में। आप जैसे मैप देख सकते हैं, ये यूरोप का मैप है, ठीक है। तो बच्चों यहां देखिए कि जो बेल्जियम है एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में और यहां देख सकते हैं इसका साइज जो है ना बच्चों, जो हमारा स्टेट है हमारा हरियाणा, हाँ हरियाणा, तो उस हरियाणा से भी क्या है ये छोटा देश है, ठीक है। जो हमारा एक राज्य है उससे भी ये छोटा देश है, लेकिन यहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ की पॉपुलेशन भी देखिए सिर्फ 1 करोड़ है, हाफ ऑफ द हरियाणा पॉपुलेशन, हरियाणा की पॉपुलेशन मोर देन 2 करोड़ है और यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, ठीक है। अब ये समझिए यहाँ पर, क्योंकि इसी से आपको इसका एथनिक कॉम्पोजिशन समझ में आएगा बच्चे। ये जो बेल्जियम है, ये जो कंट्री है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो बेल्जियम में यहाँ पे आपको डिफरेंट रीजन्स दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बेल्जियम का ये जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ पे कौन सी कंट्री है, नीदरलैंड, क्लियर। यहाँ पर ईस्ट में जर्मनी और यहाँ पर फ्रांस और एक है लग्जमबर्ग, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि जो बेल्जियम है उसका कॉम्पोजिशन है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। अब ये जो नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग यहाँ पर ये जो इनसे बॉर्डर शेयर कर रही है, बेल्जियम का बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट हम बेल्जियम में भी देखेंगे कि वहां पर कैसे डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है नीदरलैंड, ठीक है, तो यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो डच, तो यहाँ पे बेल्जियम के जो पार्ट है यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल है, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और जर्मनी का ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पीपल है। तो बच्चों ये जो मैप है इससे आप समझ सकते हैं, देखिए कनेक्शन है ना। जैसे कनेक्शन क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि नीदरलैंड यहाँ पर है इसके, तो नीदरलैंड की लैंग्वेज डच है तो यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल की मेजोरिटी है, यहाँ पे फ्रांस है तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की मेजोरिटी है और यहाँ पर जर्मन। तो ये जो कंट्रीज है दे आर सराउंडेड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग, क्लियर। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज है इसकी नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ये मेन कंट्रीज है। और ये जो मेन कंट्रीज है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन है बेल्जियम का
ठीक है, कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द बेल्जियम। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कौन सी कंट्री थी, यहाँ पे थी नीदरलैंड। ठीक, तो नीदरलैंड, और नीदरलैंड का लैंग्वेज क्या है, डच। तो डच स्पीकिंग पीपल इन द मेजोरिटी ओवर हियर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था फ्रांस, तो यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, यहाँ पे क्या था, जर्मनी। तो इस तरह से आप, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूं कि सोशल साइंस को आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आपको ये पता होगा कि हाँ इट इज सराउंडेड बाय विच कंट्री, किस कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, तो आपको बहुत कनेक्टिविटी होगी कि हाँ भाई यहाँ डच स्पीकिंग पीपल क्यों है, क्योंकि नीदरलैंड इसके पास में है। ठीक है, तो नीदरलैंड पास में है तो यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल है, फ्रांस यहाँ पर है तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जर्मनी यहाँ पर है तो जर्मनी स्पीकिंग पीपल है। ठीक, तो अब ये जो बेल्जियम का मैप है बच्चों, इसको देखिए, तो यहाँ पे जो डच स्पीकिंग पीपल है यानी कि 59%, ये जो रीजन है इसका नाम है फ्लैमिश रीजन। इस रीजन का नाम है फ्लैमिश रीजन। ठीक है बच्चों, तो ये जो फ्लैमिश रीजन है यहां पर 59%, हाउ मच, 59%, यानी कि ये जो डच स्पीकिंग है ये रीजन का नेम है फ्लैमिश, क्योंकि ये तो ब्रुसेल से अलग से, ठीक है, कैपिटल है वो, अभी मैं आपको बताती हूं। तो ये फ्लैमिश रीजन है, यहां पर 59% जो पीपल है फ्लैमिश में वो डच स्पीकिंग पीपल है। ठीक है, और ये जो रीजन है ये है वेलोनिया, इस रीजन का नाम है वेलोनिया, है ना, ये स्टेट्स है वहां का मेजर रीजन है। और यहां पर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है ये है 40%। ठीक है, अब जर्मन स्पीकिंग है ये है सिर्फ 1%, कम है बट है ना, 1% पॉपुलेशन यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ पे 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है। ठीक, और इसका एथनिक कॉम्पोजिशन ये जो है ये है कैपिटल सिटी। क्या, कैपिटल सिटी, तो आपको पता है कि हर कंट्री की कैपिटल एक सिटी होती है, जैसे हमारी दिल्ली है, ऐसे ही बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में क्या है, यहाँ का कॉम्पोजिशन अलग है। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच और 20% डच। ठीक, तो ये है एथनिक कॉम्पोजिशन। तो मैम ये एथनिक मीन्स क्या होता है, एथनिक मीन्स व्हेन द पॉपुलेशन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर। Okay, culture like religion, language, and they are sharing the common boundary over there. That is known as the ethnicity. समझ में आया बच्चों? तो ethnic composition बेल्जियम का है। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके जो ये 2 स्टोरीज हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका, और इसके बाद 2 टॉपिक है, यानी कुल मिलाकर 4 मेजर टॉपिक है इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमने यहां पर अपनी जर्नी स्टार्ट की है बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द 2 स्टोरीज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई पावर शेयरिंग इज द डिजायरेबल। ओके, तो ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें पूछा जाता है कि एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये आपका 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 और 3 मार्क्स, समझ में आ रहा है ना। स्टार का मतलब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है वो मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स का ये आता है कि एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम को डिस्क्राइब करिए। तो इस तरह से आप बहुत इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। कनेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, याद कैसे करेंगे आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर नीदरलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड हो गया, इसलिए यहाँ पर डच स्पीकिंग है, वहां की लैंग्वेज है। ओके, और ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहां पर फ्रांस है, तो यहां पर मेजोरिटी पॉपुलेशन दैट इज फ्रेंच स्पीकिंग है, और यहां पर जर्मनी है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से कनेक्शन से आप बहुत ही इजीली इसका जो पूरा एथनिक कॉम्पोजिशन है वहां की पॉपुलेशन का, उसको याद रख सकते हैं। तो ये है बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन। ठीक, अब बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन जो है ये है। ठीक, तो अब क्या हुआ, मीन्स कॉज, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि पावर शेयरिंग की नीड महसूस हुई, भाई ऐसा क्या था कि पावर शेयरिंग करना पड़ा। ठीक, तो रीजन ये था कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं उनका परसेंटेज कितना था, 40%। ठीक, तो माइनॉरिटी थे, और 59% कौन थे, 59% डच थे। समझ में आ रहा है आपको? तो 59% डच स्पीकिंग पीपल, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन। ठीक, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, यानी कि कॉजेज ऑफ टेंशन, कि टेंशन क्यों हुआ भाई, क्या ऐसा हो गया
कि जिसकी वजह से वहां पर पावर शेयरिंग की नीड हुई। ठीक है, तो एक ही आपका ये क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द टेंशन इन द बेल्जियम। ओके, व्हाई दे फेल्ट कि उनको लगा कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर हम इनमें देखें तो 1% जर्मन है, ये तो बहुत ही कम है। अब सेकंड जो है वो है फ्रेंच। फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी में होने के बाद भी वो क्या है, वो रिच और पावरफुल है। ठीक है, और जो यहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन है, तो मेजोरिटी पॉपुलेशन कौन सी है, मेजोरिटी पॉपुलेशन है डच स्पीकिंग पॉपुलेशन। ठीक, तो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो मेजोरिटी में है वो इनसे यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पॉपुलेशन के कंपेयर में वो इतने पावरफुल और रिच नहीं है। उनको जो वहां पर एडुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बहुत लेट मिलता था। ठीक है, उनको वो अपॉर्चुनिटी सेम नहीं मिलती थी जो फ्रेंच को मिलती थी। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्या है, मेजोरिटी कम्युनिटी होने के बाद भी नहीं मिल रहा है, जबकि जहां भी मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो डोमिनेट करता है। ठीक, तो इसीलिए वहां पर क्या होने लगा, कम्युनल टेंशन, लैंग्वेज के बेसिस पर वहां पे टेंशन होने लगी। इन दोनों के बीच में क्या आ गई, इन दोनों के बीच में दरार आ गई। ठीक, 1950 से 60s के बीच में, और टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे थी, ब्रुसेल्स में। क्यों थी बताइए, मैंने अभी आपको बताया था ना, ब्रुसेल्स में क्या था, ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच थे, ठीक, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में फ्रेंच थे, ये थे 80%, और जो डच थे ये थे 20%। तो कैपिटल सिटी में फ्रेंच मेजॉरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे। कंट्री में कौन थे मेजॉरिटी में, डच, कैपिटल सिटी में वही माइनॉरिटी में थे, और जो फ्रेंच पीपल थे वो कंट्री में माइनॉरिटी थे, लेकिन कैपिटल सिटी में वो मेजॉरिटी में थे। ठीक, अब डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी इन द कंट्री, माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक, तो यहां पे जो ये थे फ्रेंच पीपल, यहां ये मेजॉरिटी में थे, ठीक, लेकिन कंट्री में ये माइनॉरिटी में थे। समझ में आया? तो इसकी वजह से, और ऑब्वियस है जो कैपिटल सिटी होती है जहां पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जैसे दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट है और वहीं पर सारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे लॉज फ्रेम होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सब वहां होता है। तो दिस वाज द कॉज ऑफ द टेंशन कि दोज हु वर द डच, इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर द majority in the country but they couldn't get the benefit of the policies over there। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में टेंशन हो गया। इन दोनों के बीच में 1950-60s के आसपास क्या हुआ, टेंशन हुआ, और ये टेंशन की वजह से वहां पर क्या होने लगा, प्रॉब्लम होने लगी। ठीक, लेकिन अब प्रॉब्लम होने लगी, उसके बाद क्या किया, उसके बाद ऐसा नहीं कहा कि वहां के जो लीडर्स थे, बिकॉज दे वर वेरी फार साइटेड, बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने सोचा इससे तो क्या होगा, बेल्जियम डिवाइड हो जाएगा। भाई था ना कि फ्लैमिश और वलोनिया रीजन जो मैंने आपको बताया, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, वो अलग अलग हो सकते थे वहां पे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें अपनी कंट्री को क्या रखना है, यूनाइट रखना है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। ठीक, और वो रास्ता क्या था, वो रास्ता था एकोमोडेट। किसको एकोमोडेट किया उन्होंने, डाइवर्सिटी को। ठीक, तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि वहां पे जो प्रॉब्लम हुआ उसको एकोमोडेट कैसे किया गया, उसके लिए बेल्जियन जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता निकाला। ठीक, अलग रास्ता, डिफरेंट पाथ, क्या करने के लिए, टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। वहां पे लैंग्वेज के बेसिस में जो डाइवर्सिटी थी उसको एकोमोडेट करने के लिए उनको लगा रीजनल डिफरेंसेस भी हैं, कल्चरल भी हैं। रीजनल मतलब वेलोनिया एंड फ्लैमिश रीजन, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एक में डच की में थी, एक में फ्रेंच की थी। ठीक है, कल्चरल लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिफरेंस है। तो उन्होंने बहुत सारे 1950-60s में ये प्रॉब्लम होने लगी, दोनों के बीच में टेंशन होने लगा। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, 1970 से लेकर 1993 यानी 1970 टू 1993, ओके, ये जो ईयर्स है इसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटी, कि किस तरह से डाइवर्सिटी को, ताकि सभी लोग, है ना, क्यों किया उन्होंने अमेंड, चेंज क्यों किया 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को, टू इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर सेम कंट्री, ताकि एक ही देश में सब लोग क्या रह सके, आराम से रह सके। ठीक, एक साथ रह सके। और ये जो अरेंजमेंट था बहुत ही अलग था दूसरी कंट्री से, पहली बार, तभी तो हमने इसका एक एग्जाम्पल चूज किया। समझ में आ रहा है ना, इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने आपको बताया कि इतनी छोटी सी कंट्री है, हरियाणा से भी छोटी, वहां की पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन इस कंट्री ने एक एग्जाम्पल सेट किया
ओके जहां चाहा वहां रहा। अगर आप चाहते हैं सबको साथ रखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट कितनी भी डाइवर्सिटी हो। तो यहां पर उन्होंने इस अरेंजमेंट को किया। डिफरेंट कंट्रीज, जैसे दिस अरेंजमेंट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वेरी इनोवेटिव था, ठीक है। इसने हेल्प किया, किसको हेल्प किया? अवॉइड द सिविक स्ट्राइफ, सिविल वॉर, मेजर कम्युनिटी, ताकि उनके बीच में वॉर नहीं हो, वो डिवाइड नहीं हो, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीजन कर दिया, ताकि सभी को ऐसा नहीं लगे वो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबको एक समान राइट मिलेगा। ओके, इक्वालिटी, समानता, आपको बताया था ना मैंने हिस्ट्री में भी कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, तो ये डेमोक्रेसी के आइडियल्स होते हैं, इन्हीं को चेरिश करने के लिए यहाँ पे किया गया कि ठीक है। और पॉसिबल डिवीजन उन्होंने जो हो सकता था लैंग्वेज के बेसिस पर, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने इससे सीखा। तो इसमें जो इनका मॉडल था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इन्हें लगा कि ये जो टेंशन हो रहा है लैंग्वेज के बेसिस पे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। ओके, और इसीलिए जो बेल्जियम है वो जब उन्होंने ऐसा एकोमोडेट कर दिया 1993, यानी 23 इयर्स लगे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज किया, एक बार अमेंडमेंट किया लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर दूसरी बार अमेंड किया, तीसरी बार किया, 4th टाइम किया। तो इस तरह से 4 टाइम अमेंडमेंट करने के बाद उनको फाइनल ये हुआ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कम्युनल टेंशन हो रहा था वहां पर बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल, वो रिजॉल्व हो गया, वो सॉल्व हो गया। मैंने आपको कहा ना जहां चाहा वहां रहा, तो उन्होंने चाहा और वो उनको रास्ता मिल गया। तो दीज आर द वेज कि हाउ दे एकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन द बेल्जियम। तो बेल्जियम में इस तरह से उन्होंने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया और उन्होंने रास्ता निकाल लिया। और ये सब देखकर सभी यूरोपियन कंट्रीज ने भी सीखा कि अरे वाह, देखो इतनी छोटी सी कंट्री, उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो जब बात आई कि यूरोपियन यूनियन का हमें हेडक्वार्टर बनाना है, ठीक है, तो उन्होंने ब्रुसेल्स को ही चूज किया, उन्होंने बेल्जियम को ही चूज किया, क्योंकि सबसे पीसफुल कंट्री बन गई वो। जहां पहले क्या था? पहले टेंशन था, पहले प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने उस प्रॉब्लम को क्या किया? उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बेल्जियम में एकोमोडेट किया गया। अब उन्होंने प्रोविजन क्या किया, मतलब किस तरह से उन्होंने किया? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम क्या करेंगे, पावर को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए उनका जो मॉडल था, है ना, यहाँ पे देखिए मॉडल कैसा बनाया उन्होंने। यहां पे उन्होंने मॉडल ऐसा बनाया, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर। यानी मॉडल ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो एक पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है, ठीक, जिसे नेशनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे, 50-50% होंगे। उन्होंने स्पेशल लॉज बनाए ताकि हर लैंग्वेज ग्रुप को, है ना, तो यहां पर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कोई भी डिसीजन जो होगा ना वो यूनिलैटरली का मतलब बच्चों होता है कि कोई एक ग्रुप मिलकर नहीं ले सकता, अकेला नहीं ले सकता, ठीक है। सबको नेगोशिएट कर बातचीत कर क्या लेना होगा, डिसीजन लेना होगा, ठीक। अब उसके बाद उन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने बनाई वो कौन से रीजन के लिए, फ्लैमिश और वेलोनिया, जो मैंने आपको बताया था 2 मेजर रीजंस थे। तो यहां पर उन्होंने बहुत सारी पावर्स इनसे पावर शेयरिंग किया ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स किसको दी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट किसकी थी, वेलोनिया और फ्लैमिश की। तो यहाँ पे वो बनाया गया, ठीक। और इसके अलावा जो इनकी कैपिटल सिटी कौन सी थी, ब्रुसेल्स, उसके लिए भी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ठीक। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बन गया उनका नंबर 1 गवर्नमेंट, नंबर 2 गवर्नमेंट। तो उन्होंने 3rd काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई, वो किसके लिए बनाई, कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। यहां पे भी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। और जो सबसे इनोवेटिव एक न्यू जो उन्होंने बनाया वो क्या बनाया, कम्युनिटी गवर्नमेंट एज अ नेम, समझ में आ रहा है, कम्युनिटी यानी जितनी भी कम्युनिटी। अब बेचारे जर्मन भले 1% थे, पर थे तो वहां के सिटीजन, तो उनको भी तो राइट्स मिलने चाहिए थे या नहीं, बताइए, मिलने चाहिए थे ना। कि 1% होने का मतलब ये नहीं है कि उनको राइट्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर उनके लिए जो 4th टाइप का गवर्नमेंट बना, ठीक है, वो 4th टाइप का गवर्नमेंट कौन सा था, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक। यानी कि जो लोग, जैसे कि जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, डच करेंगे, और फ्रेंच करेंगे। तो ये था मॉडल ऑफ एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो ये मॉडल बनाया गया जिसमें गवर्नमेंट पावर को शेयर किया गया, पावर को डिवाइड किया गया, और इस तरह से उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, ठीक। यहां पर देखिए
जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें सब्जेक्ट्स आपको पता है बच्चों, जब गवर्नमेंट बनाई जाती है यानी कि डिवाइड की जाती है, पावर को शेयर किया जाता है, तो उनको कुछ जुरिडिक्शन दिया जाता है। जुरिडिक्शन का मतलब था अथॉरिटी, कि हाँ आप इन पे डिसीजन ले सकते हैं, इन पे लॉज बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वहां पर जो पूरी कंट्री बेल्जियम के लिए बनी थी, है ना, ये गवर्नमेंट जो थी वो पूरी कंट्री के लिए थी, बेल्जियम के लिए थी। तो उनको ये राइट दिया गया कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जस्टिस, फॉरेन, पुलिस, डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ मैटर्स, इन पे वो लॉज बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए थी? वेलोनिया एंड फ्लैमिश रीजन के लिए, वेलोनिया एंड फ्लैमिश। तो वेलोनिया एंड फ्लैमिश के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, उसमें उनको राइट दिया गया आप अपने इकोनॉमिक मैटर, अपने अपने स्टेट के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डिसीजन, पब्लिक वर्क, है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है, इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज होती हैं उससे रिलेटेड आप लॉज बनाएंगे। और जो सबसे इनोवेटिव उन्होंने किया वो क्या किया? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किस किस की बनी? ये बनी एक फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्योंकि 3 लैंग्वेज थी, दूसरी डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड द जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है। इन तीनों की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। और अगर फ्रेंच कम्युनिटी को कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू कौन से इश्यूज? एजुकेशनल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, लैंग्वेज रिलेटेड। तो नंबर 1 एजुकेशन, दूसरा कल्चर एंड थर्ड वन इज लैंग्वेज। तो एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज, इससे रिलेटेड ऐसा कोई मतलब नहीं वो कहाँ रहता है, वो किसी भी वेलोनिया रहता हो, फ्लैमिश रहता हो, ब्रुसेल्स रहता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्पीकिंग जो है वहां के लोग, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, तो वो किसको अप्रोच करेंगे? वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया? थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी ये जो पूरा उन्होंने एकोमोडेशन के लिए एक मॉडल बनाया वो सबसे बेस्ट था। क्यों बेस्ट था? कि इसकी वजह से जो टेंशन था जो दोनों के कम्युनिटी के बीच में था, और उसकी वजह से हो सकता है कि बेल्जियम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया, उसके लिए उन्होंने ये पूरा एक मेहनत की और इस तरह का मॉडल बनाया, जिसकी वजह से जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, डच स्पीकिंग पीपल थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, वो सब सेटिस्फाई हो गए। उन्हें लगा नहीं, हमारे साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, हमें भी इक्वल है ना। जब हमें लगता है ना बच्चों की हमारी भी आइडेंटिटी है, जैसे कि आपसे भी जब आपके फैमिली मैटर्स में कोई डिसीजन लिया जाता है तो यू फील लाइक दैट कि हाँ हाँ हमारी भी इंपॉर्टेंस है, हमारा डिसीजन भी मैटर करता है। तो कंट्री में जितने भी सिटीजन होते हैं, जब उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, तो उनको अच्छा लगता है ना, और वो उसमें कोई भी टेंशन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कि जितनी भी डाइवर्सिटी होगी उसको एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। तो बेल्जियम ने एक एग्जाम्पल सेट किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी पिछले वाले टॉपिक में, कि किस तरह से फिर सभी कंट्रीज के सामने एक बेस्ट एग्जाम्पल था कि आप डाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल है एकोमोडेशन इन द बेल्जियम, जो बेल्जियम ने अडॉप्ट किया, और इस तरह से उन्होंने पावर्स को डिवाइड किया, पावर शेयर किया। उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग राइट दे दिए, आपको इसके ऊपर काम करना है, आपको इसके ऊपर काम करना है। जैसे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देते हैं ना, कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो उससे क्या होता है, वो काम भी आसानी से हो जाता है और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता, कोई टेंशन भी नहीं होता। तो जो भी टेंशन था उसको रिजॉल्व करने के लिए बेल्जियम में ये मॉडल बना, ये एकोमोडेशन मॉडल बना, और इसकी वजह से वहां पर क्या हुआ, जो टेंशन था वो नहीं हुआ। तो बच्चों ये तो हमारी कहानी हुई बेल्जियम की, ठीक है। अब दूसरी स्टोरी, सेकंड स्टोरी, यहां तो हमने देखा हैप्पी एंडिंग हो गई भैया, ठीक है, हैप्पी एंडिंग हो गई, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गया, पावर शेयर किया गया, एकोमोडेट हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है श्रीलंका। हमारा पड़ोसी है या नहीं है, ठीक है, हमारा पड़ोसी है। जब भी आप मैप, इंडिया का मैप देखते हैं तो उसके साथ आपको श्रीलंका फ्री में मिल जाता है, मिलता है या नहीं मिलता है? तो यहाँ पे श्रीलंका फ्री में मिल जाता है, मतलब श्रीलंका का मैप फ्री में मिल जाता है, श्रीलंका फ्री में मिल जाता है से मतलब। तो ये जो श्रीलंका है ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, एक आइलैंड है। आइलैंड क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय ऑल साइड ऑफ वाटर, ठीक है। इंडियन ओशियन में ये चारों तरफ से इसके पानी है, बीच में ये लैंड है, इसलिए इसको आइलैंड बोला गया है। तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, और तमिलनाडु जो हमारा सदर्न पॉइंट है वहां से सिर्फ 28 किलोमीटर है, यानी कि आप बहुत इजीली यहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हरियाणा जितनी, है ना, हरियाणा हमारे साथ ही चल रहा है। वहां पर बेल्जियम में पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, हाफ थी, यहाँ पे हरियाणा जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसा कि साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो इंडिया हो,
ठीक है, या थाईलैंड हो, म्यांमार हो, भूटान, यहाँ पे, तो यहाँ पर भी बहुत अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन रहती है, डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है। और श्रीलंका भी इंडिया की ही तरह कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी था? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, ठीक है। और जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, और श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ? श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, ठीक। और इसको पहले किस नेम से जाना जाता था? इसका जो पुराना नाम है ना, वो है सिलोन, ठीक है। इसका जो है वॉज कॉल्ड सिलोन 1972 तक। फिर और इसको एक और टाइटल दिया गया है, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का मोती है ये भाई, ठीक है। एक जो कंट्री है ये क्या है, इसको क्या बोला गया है? पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन। और आपको इंडिया और श्रीलंका का कनेक्शन तो पता ही है ना। रावण कहाँ का था? लंका का। तो राम जी गए थे ना राम सेतु बनाकर लंका सीता जी को छुड़ाने, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन है श्रीलंका के साथ, हमारा पड़ोसी देश है। तो ये है श्रीलंका, ठीक। तो अब यहाँ क्या ऐसा क्या हुआ कि हम देख रहे हैं, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ और यहाँ पर जो पावर शेयरिंग की नीड है वो क्यों हुई, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए श्रीलंका में भी वही, जैसे बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में एथनिक कॉम्पोजिशन थी, वैसे ही श्रीलंका में भी क्या हुआ। श्रीलंका में भी आप देख सकते हैं, ये मैप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पूरा मैप है इसमें ये जो आपको येलो कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, मैं इसको और हाईलाइट कर देती हूँ, ये दिख रहा है आपको, ठीक। यहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है ना, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल वो मेजोरिटी में थे। और यहां पर उनकी मेजोरिटी थी 74%, मतलब 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज द सिन्हाला। और ये आपको जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ये पार्ट, ये नॉर्थ में और ये ईस्ट में, ये वाला पार्ट, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कौन थे? यहां पर थे दैट इज द तमिल स्पीकिंग पीपल। ये कौन से लोग हैं? तमिल स्पीकिंग पीपल, ठीक। तो 2 लैंग्वेजेस थी यहां पर, 74% तमिल, क्लियर, यहाँ पे तमिल थे, और 18% यहाँ पर 74% सिन्हाला स्पीकिंग थे और तमिल थे 18%, उसमें से 13% थे श्रीलंकन तमिल और 5% थे इंडियन तमिल, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, और बीच बीच में आप कहेंगे मैम ये डॉट्स क्या हैं? ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स देखिए, ठीक। इसको पहले एक बार क्लीन करते हैं, फिर आपको और एक बार अच्छे से समझाते हैं। अब आप देखिए ये जो मेजर पार्ट आपको दिख रहा है लाइट येलो वाला श्रीलंका के मैप में, यहाँ पर ये जो इंडेक्स बना हुआ है, तो ये है 74% तमिल पीपल, सॉरी सिन्हाला पीपल। और यहाँ पर ये जो है 13% श्रीलंकन तमिल, 5%, और ये जो डॉट्स है ना बीच बीच में आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, अब ये वाले डॉट्स देखिए आप, ठीक है। ये जो डॉट्स है, ये जो डॉट्स है, ये जो थे ये थे मुस्लिम सिन्हालास एंड तमिल्स, ठीक। और यहाँ पर क्रिश्चियंस जो थे वो 7% पॉपुलेशन था। तो ये क्या था, बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर, डाइवर्सिटी इन द टर्म ऑफ द रिलीजन, डाइवर्सिटी इन द टर्म ऑफ द लैंग्वेज, ठीक। तो ये है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द श्रीलंका, ये श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या हुआ, अब देखिए ये न्यू लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग मैं आपको पॉपुलेशन बताती हूं कि लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस समझते हैं बच्चों आप क्या होता है? सेंसस काउंटिंग ऑफ द पीपल, है ना। जब एक ऑफिशियल काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की तो उसे हम सेंसस बोलते हैं। तो जो एज पर 2012 सेंसस वहां का जो पॉपुलेशन है वो देखिए, इसमें सिन्हालास ये उनकी लैंग्वेज है, और रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म। दिस इज लैंग्वेज, ये क्या है? ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज, और रिलीजन जिसको वो फॉलो करते हैं, रिलीजन। सिन्हाला स्पीकिंग पीपल फॉलो द रिलीजन बुद्धिज्म, और वो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है 74%। अब तमिल इज ऑल्सो द लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज है, और इसमें जो रिलीजन है वो हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं श्रीलंका में? तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल तमिल जो है वो 18% है, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। तो तमिल्स आपको पता है तमिल्स कहां से गए? हमारे इंडिया से गए, यानी इंडिया में जो हमारे 4 फादर्स थे वो कभी वहां पर टी प्लांटेशन काम करने गए होंगे बहुत 100 साल पहले, और वो वहीं पर सेटल हो गए, ठीक है। तो वो वहीं के नेटिव पीपल हो गए, और इंडिया से 5% पॉपुलेशन जो वहां माइग्रेट करके गई। तो इस तरह से 18% में 13 + 5 = 18, ठीक। अब अदर पीपल जो है वो 8% है, जिसमें क्रिश्चियन 7% है
और मूर, ओके ये भी वहां पे एक कास्ट है जो 1% है। तो टोटल आप अब यहाँ पे करेंगे तो हो गया ना 100%। ठीक है बच्चों, ठीक है 18 + 7 25 26 74 26 हो गया 100%। तो आपको इससे बहुत क्लियर हो गया होगा। बट यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन यानी कल्चर के बेसिस पर जो डिवाइडेशन है, लैंग्वेज, रिलीजन, ओके डिफरेंट टाइप ऑफ दैट, तो इस तरह से यहां पे ये पूरा 100% कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो 74 + 18 ओके +8 + 1 तो कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 100% पॉपुलेशन एज पर द 2012 सेंसस। तो दिस इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द श्रीलंका। ठीक, तो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया, एक आता है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम बोर्ड एग्जाम में और एक आता है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। ठीक, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एथनिक कॉम्पोजिशन है। तो ये वाला जो चार्ट है, ये जो पूरा चार्ट है, इसको आप सेव कर लीजिए, है ना, सेव कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो दिस इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द बेल्जियम और श्रीलंका। देखा, श्रीलंका बेल्जियम बोलते बोलते वो सब हो रहा है। अब मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका हुआ क्या? अब श्रीलंका में जैसा मैंने आपको बताया, मेजोरिटी में कौन थे? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, 74% सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे। अब वो ज्यादा थे, 3/4 ऑलमोस्ट पॉपुलेशन थे, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर मेजोरिटिज्म स्टैब्लिश किया। तो मेजोरिटिज्म का मतलब बच्चों ये होता है, मेजोरिटिज्म मतलब अ बिलीफ इन विच दैट कम्युनिटी बिलीव दैट ऑल द राइट्स शुड अवेल बाय देम एंड दे डिसरिगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड इट इज नोन एज द मेजोरिटिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये जो मेजोरिटिज्म था वो श्रीलंका में हुआ। कैसे किया उन्होंने मेजोरिटिज्म? यहाँ पे जो सिन्हाला लीडर्स थे जो कि 74% थे, मेजोरिटी में थे, उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया ना 1948 में कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था और उसके बाद जब वहां इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो ऑब्वियसली मेजोरिटीज में सिन्हालाज ही आएंगे। ठीक है, तो उनको बेनिफिट ये था कि वो मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई और ये लोग सबसे ज्यादा नंबर में थे, तो इन्होंने जितने भी मेजोरिटेरियन मेजर्स होते हैं उनको अडॉप्ट किया। क्या थे मेजर्स, क्या स्टेप्स लिए? 1956 में इन्होंने एक्ट पास किया जिसमें इन्होंने कहा भैया ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या होगी? सिन्हाला होगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बिकॉज हमने तो कुछ पर्टिकुलर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है। हमारे यहाँ तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। ठीक, तो अब यहाँ पर तो इन्होंने कहा नहीं भाई, जितना भी ऑफिशियल वर्क है वो कौन सी लैंग्वेज में होगा? वो सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, मेजोरिटिज्म कैसे किया उन्होंने, है ना, कौन से स्टेप्स उठाए मेजोरिटिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए? तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, रिकॉग्नाइज सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आया? दूसरा उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सिन्हालास को ही फेवर करेगी। कैसे फेवर करेगी? उनको गवर्नमेंट जॉब्स देगी, यूनिवर्सिटीज में उनके लिए रिजर्वेशन होगा, तो फेवर किसको करेगी? वो सिर्फ सिन्हालास को करेगी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक, अब यहां पे ये हुआ कि और मोर ओवर उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ बुद्धिज्म को ही, यानी जो सिन्हालास जिसको फॉलो करते थे रिलीजन को, तीसरा उन्होंने ये किया कि हम सिर्फ बुद्धिज्म को ही क्या करेंगे? फॉस्टर करेंगे, डेवलप करेंगे, उसी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये मेजर्स स्टेप्स लिए और वहां पर एक तरह से मेजोरिटिज्म। अब ऑब्वियस है कि आप 74% हो, मेजोरिटी में हो, कोई बात नहीं, बट 18% जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे, ओके, और जो 8% अलग दूसरे लोग थे, उनका क्या? यानी कि आप 26% पॉपुलेशन की विशेष को क्या कर रहे हो? डिसरिगार्ड कर रहे हो, उनको आप कुछ नहीं दे रहे हो। तो यहां पर अब इस तरह के जब जैसे वो स्टेप उठाते गए, तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स थे, उनको क्या लगा? उनको लगा कि हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। उनको लगा कि ये जो बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर्स हैं ये सेंसिटिव नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। हम भी तो हैं भाई, जहां हम मेजोरिटी में हैं वहां पे हमें तो राइट दीजिए। तो यहाँ पे टेंशन हो गया। ठीक, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई उसमें सिन्हालास ने साफ कह दिया, डिनाई मतलब उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं देंगे। ठीक है, हम आपको जॉब्स में भी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हम तो सिर्फ सिन्हालास को ही देंगे गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटी पोजीशन। तो ऑल दीज वर द स्टेप्स, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड इन द श्रीलंका मेजोरिटिज्म फॉलोड, तो किस तरह से मेजोरिटिज्म को फॉलो किया गया? तो आप ये लिख सकते हैं कि दीज वर द स्टेप्स दैट टेकन बाय द सिन्हाला, है ना, व्हेन दे गॉट द मेजोरिटी, जब उनको मेजोरिटी मिली, क्योंकि ऑब्वियस मेजोरिटी तो उनको मिलना ही था, क्योंकि वो क्या थे? वो
ज्यादा थे नंबर में, 74% नंबर में थे। तो यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स थे, अब वो हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले तो थे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टीज बनाई, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। तो श्रीलंकन तमिल्स ने, तो व्हाट आर द स्टेप्स, तो दीज आर द 3 स्टेप्स बच्चों, ये जो है 3 स्टेप्स है, ABC जो इसमें लिखा श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, उनकी जो 3 डिमांड्स थी, पहली डिमांड ये थी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। भाई आपकी सिन्हाला लैंग्वेज सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी, हमें तो आती नहीं है, जिस लैंग्वेज में हम जानते ही नहीं है हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो तमिल को भी ऑफिशियल, रीजनल ऑटोनॉमी। अब इनको रीजनल ऑटोनॉमी कहां चाहिए थी, मैंने आपको बताया था ना, नॉर्थ एंड ईस्ट। जो नॉर्थ और ईस्ट आपको मैप पे दिखाया था, जहां पर तमिल पीपल की दैट इज ज्यादा लोग थे, उन्होंने कहा यहां पर हमें अपना रूल चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, यहाँ के डिसीजंस हम लेंगे। और उन्होंने तीसरी डिमांड की, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। जैसा आप सिन्हालास को दे रहे हैं, सिर्फ उनको ही मत दीजिए, हमें भी दीजिए। तो दीज वर द 3 डिमांड्स। और इन 3 डिमांड्स को दैट इज उन्होंने करने के लिए क्या बनाया, उन्होंने पार्टीज बनाई, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और स्ट्रगल किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द 3 डिमांड्स। तो 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, 3 डिमांड्स, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि 3 डिमांड्स क्या थी तमिल्स की। तो तमिल्स की 3 डिमांड्स ये थी, और इसके लिए अब वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनकी डिमांड को तो क्या कर रहे थे, लगातार वो लोग मना कर रहे थे, ठीक। अब उनको लगा कि नहीं, सिर्फ डिमांड करने से और सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अब सब छोड़ो, अब तो हमें अपने लिए इंडिपेंडेंट, यानी हम श्रीलंका से अलग होना चाहते हैं, ठीक। तो यहां पे उन्होंने तमिल एलम वर्ड बच्चों याद रखना, एज ए 1 मार्क क्वेश्चन भी। तो एलम का मतलब होता है स्टेट, यानी कि उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर दी नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में। यहां मैंने आपको बताया है क्योंकि ये पार्ट में वो मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने कहा इसको अलग करो, ये हमें चाहिए, ठीक है। अब जब उन्होंने ये डिमांड करी तो वहां पर क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिविल वॉर मतलब जब कंट्री में ही, विद इन अ कंट्री, वॉर लाइक कंडीशंस हो जाती हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी, बिटवीन द 2 कम्युनिटीज, ओके। तो सिविल स्ट्राइफ हो जाता है, उसे सिविल वॉर कहते हैं। तो सिविल वॉर किसके बीच में हुई, सिन्हाला वर्सेस तमिल्स, ठीक। और इसमें ऑब्वियसली जब वॉर हुई और उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम सुना होगा, LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम, है ना, लिबरेशन ऑफ तमिल्स टाइगर एलम। तो ये जो LTTE ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके लीडरशिप में इन्होंने कहा नहीं हमें तो अलग चाहिए, तो इन्होंने एक अपना अलग फ्लैग डिजाइन किया, एक अपनी अलग आर्मी भी बना दी, और उसकी वजह से विद इन अ कंट्री सिन्हालास और तमिल के बीच में 30 साल तक वॉर चलता रहा, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वर किल्ड, ओके। बहुत सारे वहां से भाग गए एज अ रिफ्यूजी, बहुत सारों की लाइवलीहुड यानी कि जो उनकी जॉब्स थी, जो उनका जीविका कमाने का साधन था, बहुत चला गया। और ऑब्वियसली आपको पता है जब किसी एक कंट्री में इतना लंबा वॉर चलता है, ठीक, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वहां की कंट्री की जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो वहां के लोगों ने बहुत कुछ सहा, ठीक है। जैसे कि आपने एक फैमिली मैन, एक वेब सीरीज आई थी बच्चों, याद आया मनोज वाजपेयी की, उसमें भी दिखाया गया था, उसमें भी इसी लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन, LTTE लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन, इवन इसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी, है ना, उनको भी एसिनेटेड कर दिया गया था ह्यूमन बम से। तो मिस बिकॉज उस टाइम हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी वहां पे शांति के लिए, हमारा मकसद वहां शांति कायम करना था, बट वहां के तमिल्स को ऐसा लगा कि हम उनके अगेंस्ट हैं, और वहां की गवर्नमेंट क्योंकि सिन्हालास की थी, वो मेजोरिटी में थे, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये सब हुआ। समझ में आया आपको। तो ये जो था मेजोरिटिज्म मेजर्स वहां लिए गए, और तमिल्स ने इस तरह से रिएक्ट किया, और फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पे सिविल वॉर हुआ। तो इस केस में हमने देखा पावर शेयर करने से मना किया, किसने मना किया, सिन्हालास ने मना किया, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, वहां पे केओस हुआ, ठीक है, वहां पे वायलेंस हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड देयर, वहां की इकोनॉमी जो थी वो बहुत पीछे चली गई, वहां का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए पावर शेयरिंग यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें पता लगा, क्योंकि ये बेल्जियन लीडर्स की तरह यहाँ पर उन्होंने एकोमोडेट नहीं किया डाइवर्सिटी को, उन्होंने रिफ्यूज किया, उन्होंने लगातार जो माइनॉरिटीज थे उनकी डिमांड को रिजेक्ट किया, और फाइनली फिर जो माइनॉरिटीज थे उन्होंने वॉर किया, और इसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक। तो बच्चों ये जो 2 स्टोरी हमने पढ़ी है बेल्जियम और श्रीलंका की, तो ये 2 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2 मैंने आपको बताया ना 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था, टेंशन क्यों हुआ, और वहां पे एकोमोडेशन कैसे हुआ। सिमिलर श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था,
वहां पे टेंशन क्यों हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ मेजोरिटिज्म का, क्योंकि एकोमोडेट तो हुआ नहीं। तो यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका कंपैरिजन करते हैं हम। अब यहां पे सिमिलैरिटी है कि दोनों ही कंट्री क्या थी, डेमोक्रेटिक। बेल्जियम भी डेमोक्रेटिक थी, श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ठीक है। लेकिन यहां के लीडर्स ने यूनिटी ऑफ कंट्री में बिलीव किया, वो देश को एक रखना चाहते थे। लेकिन श्रीलंका के लीडर ने कहा मेजोरिटी कम्युनिटी को ही सारे रूल्स मिलने चाहिए, ठीक है। और उन्होंने पावर शेयर करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और यहां पर बेल्जियम में इन्होंने रिस्पेक्ट किया फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज और पावर शेयरिंग की। तो ये सही, ये गलत, ठीक। और यहां पे क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हुआ पावर शेयरिंग का। बार बार आपको मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 1973 से 1993 तक 4 टाइम्स, और एक मॉडल प्रिपेयर किया गया एकोमोडेशन का। उससे क्या हुआ, वहां पर पीस हुआ। और इवन वो इतनी इंपॉर्टेंट बन गया कि यूरोप, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का जो यूरोप यूनियन का हेडक्वार्टर बना, वो कहां बना, वो ब्रसेल्स में बना। और यहां पर यूनिटी जो कंट्री की थी वो अंडरमाइन हो गई, मतलब देयर वाज अ, वहां पे बिल्कुल डिस्ट्रस्ट था, सस्पिशन का माहौल था, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो ये कंपैरिजन है कि व्हाट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन द बेल्जियम एंड द श्रीलंका, कि किस तरह से दोनों ही केस में हमने देखा, एक में पावर शेयर हुआ तो वहां पर एकोमोडेट हो गया, दूसरे में पावर शेयर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारी कहानी से शुरू हुई थी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक है पावर शेयरिंग। तो हमारा ये जो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, या व्हाई डू वी नीड टू शेयर द पावर, पावर को शेयर क्यों करना चाहिए। तो पहले हमने एग्जाम्पल्स देखे और अब हम उसका कॉज रीजन देखेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम में पावर शेयर हुआ तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए हमें करनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, पीपल को इक्वालिटी देने के लिए। और जहां पर नहीं होती है वहां पे सिविल वॉर होती है, जैसे कि श्रीलंका में हुई। तो बच्चों यहां पर पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके 2 रीजन है, ठीक। देयर आर द 2 सेट्स ऑफ द रीजन, 2 रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। पहला रीजन है, ओके, पहला रीजन क्या है, पहला रीजन जो है इसको हम बोलते हैं, दिस रीजन इज नोन एज द, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। ये कौन सा रीजन है, प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है बच्चों कि आप एक कैलकुलेटिव मेथड में सोचें, अगर हम करेंगे तो ये होगा, नहीं करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द प्रूडेंशियल रीजन। तो 2 सेट्स क्या हो गए, 2 सेट में फर्स्ट हो गया प्रूडेंशियल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, जिसमें अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं, पहला रीजन ये है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अगर बिटवीन सोशल ग्रुप्स में आप चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट कम हो, यदि फ्रेंच एग्री नहीं होते डच से पावर शेयर करने के लिए बेल्जियम में, इसलिए आपको पहले एग्जांपल बताया गया ताकि आप खुद एनालाइज कर सके, समझ सके, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है, मैं बार बार बोलती हूं आपको। तो यहां पर रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को आपको कम करना है तो आपको पावर शेयरिंग करना है, ठीक है। सेकेंड, स्टेबिलिटी, आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल रहे और सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही नहीं, है ना, रॉइट्स में ही अपना नहीं, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, आपका विकास करे, सबका साथ सबका विकास। कमेंट में लिखिए किसका नारा है ये। तो यहां पर तीसरा है विल ऑफ मेजोरिटी, क्या कर सकती है, यूनिटी ऑफ नेशन को अंडरमाइन कर सकती है। इसलिए पावर शेयरिंग करने से क्या होगा, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों एक साथ काम करेंगे तो सिविल वॉर को आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन रीजंस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द प्रूडेंशियल रीजन। समझ में आया। तो ये पहला सेट ऑफ रीजन क्या है, प्रूडेंशियल रीजन। हमने बहुत कैलकुलेट किया, है ना, गणित लगाई, ठीक, गणित लगाई, देखा किस तरह से। तो ये है कि नंबर 1 पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना, पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल करना, ठीक है, सिविल वॉर को अवॉइड करना। तो इन 3 रीजन की वजह से हमें क्या करना चाहिए, और ये 3 रीजन मिलकर क्या कहलाते हैं, दीज रीजंस आर कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन। अब जो ये दूसरा रीजन है, सेकेंड सेट ऑफ रीजन, इट इज नोन एज द मॉरल रीजन, है ना। पावर शेयरिंग जो है स्पिरिट है, स्पिरिट का मतलब होता है बच्चों सोल, आत्मा, डेमोक्रेसी की। आप सब ने एक डेफिनेशन है बहुत फेमस, अब्राहम लिंकन, ओके, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बेस्ट डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे ही हम जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र कहते हैं। तो जब आप ये कहते हैं तो पावर शेयर करिए ना सबके बीच में, ठीक है। तो पावर शेयरिंग जो है, अगर आपके पास डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, पीपल रूल। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू व्हाट, पीपल, पीपल्स रूल, लोगों का, ठीक है।
तो ये जो पीपल्स रूल है इसके लिए बहुत जरूरी है, और जरूरी है कि जिन लोगों के लिए आप लॉज बना रहे हैं उनसे तो आप पूछिए, कंसल्ट कीजिए कि उनको किस तरह की गवर्नेंस चाहिए, है ना, गुड गवर्नेंस चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब होता है द गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन द लीगल लॉफुल प्रोसीजर, ठीक है, जहां पर सिटीजन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक सिस्टम में उनको भी स्टेक मिलता है। स्टेक मतलब शेयर इन द सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी भी आइडेंटिटी है, हमारी भी पहचान होनी चाहिए। तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाते हैं? मॉरल रीजन। ये क्या है? मॉरल रीजन, ठीक है बच्चों। तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? देयर आर द टू रीजन, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल और मॉरल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रूडेंशियल क्या होता है, मॉरल क्या होता है। इसकी वजह से पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये भी एक क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन है ना। दो टॉपिक हमारे हो गए बेल्जियम और श्रीलंका वाला, थर्ड टॉपिक हमारा ये है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें आपसे इंडिया से रिलेटेड भी एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हैं प्रूडेंशियल में इंडिया में क्या एग्जाम्पल है? रिजर्वेशन गिवन टू द SC एंड ST शेड्यूल कास्ट, और इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इंडिया से रिलेटेड एग्जाम्पल है ना। मॉरल रीजन कि जो हमने डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, और हमने वर्टिकल शेयर किया है पावर को बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो दिस इज द मॉरल रीजन एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस के इंडिया पे अप्लाई करें तो आप इंडिया पे इस तरह से अप्लाई कर इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितने टाइप्स की पावर किस तरह से शेयर की जाती है, ठीक है। तो देयर आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के, ठीक। तो यहां पे फर्स्ट जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है वो है, फर्स्ट इज हॉरिजेंटल, वर्टिकल, सोशल और डायरेक्ट। आप किसको दे दीजिए? पॉलिटिकल पार्टीज को पावर शेयर करवा दीजिए, प्रेशर ग्रुप को, इंटरेस्ट ग्रुप्स या मूवमेंट ग्रुप्स को, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है कि पावर शेयरिंग जो है वो किस टाइप की होती है। तो हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग मींस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये जो 3 ऑर्गन्स हैं इनके बीच में पावर शेयर होती है। तो बच्चों जैसे क्लास 9th में भी अगर आपको याद हो और आप कनेक्ट करें, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं, पावर को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। मंडल कमीशन याद है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कितनों को याद है कि मंडल कमीशन जब ये इशू हुआ था, रिजर्वेशन 27% टू गिवन टू द OBC क्लास, SC BC क्लास, तो उसमें इन तीनों का रोल क्या था? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ये आप, ठीक है। तो वो है हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग की डिफरेंट लेवल बना दिए गवर्नमेंट के। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मॉरल रीजन है, तो आपके एक पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम में उन्होंने डिफरेंट लेवल्स में एकोमोडेट किया था डाइवर्सिटी को बच्चों, ठीक है। तो बेल्जियम के लिए था, फ्लैमिश और वलोनिया रीजन के लिए था, और कम्युनिटी के लिए उन्होंने एक अलग गवर्नमेंट बनाया था, इवन कैपिटल सिटी के लिए भी बनाया था वहां। तो ये डिपेंड करता है कि कितने लेवल्स है। जैसे इंडिया में तो ये 3 लेवल्स ही है, 1, 2 एंड 3 लेवल्स, जिसमें पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट, और स्टेट किसके साथ शेयर करती है? लोकल के साथ। ओके, तो ये इस तरह से होते हैं। और थर्ड क्या है? सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट रिलीजियस, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, क्लियर। जैसे कि श्रीलंका में मैंने आपको बताया कि वहां पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिज्म, है ना, बुद्धिस्ट, तो ये सब डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स थे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। तो पावर उनके बीच में शेयर होनी चाहिए। जैसे बेल्जियम के एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरह से फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग पीपल, तो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनमें जब पावर को शेयर किया जाता है तो थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग होता है। और फोर्थ जो होता है जिसमें डायरेक्टली, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज। आपको पता है बच्चों कि डेमोक्रेसी में सबसे विजिबल फेस जो है ना, डेमोक्रेसी का, हम डेमोक्रेसी को कैसे, अब डेमोक्रेसी ऐसे हमें दिखती तो नहीं है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा ग्रुप है जो हमें, और इवन कोई भी किसी के बारे में नहीं जानता हो लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सब जानते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज पावर को शेयर करती हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स यानी कि जैसे कि आपको पता है अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल, है ना, 2013 जंतर मंतर पे जब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया तो वो एक ग्रुप फॉर्म हुआ जो गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज करने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको करप्शन को कंट्रोल करना चाहिए। इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे आपने सुना होगा मजदूर यूनियन,
डॉक्टर यूनियन, है ना, सब अलग अलग जितने भी ऑक्यूपेशन सेक्शनल इंटरेस्ट होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट ग्रुप। तो इस तरह से पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये अब हम वन बाय वन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है वो किसके बीच में होता है, वो होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, मींस ये जो थ्री शेयर्ड होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब इसमें से हम किसी भी ऑर्गन को ये नहीं कह सकते कि नहीं लेजिस्लेटिव के पास ज्यादा पावर है या वो बहुत पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, या एग्जीक्यूटिव है जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी है लेजिस्लेटिव नहीं है। तो ये जो तीनों हैं एक दूसरे को, मींस इसको हॉरिजॉन्टल यही कहा, मतलब दे लाई एट द सेम प्लेस, तीनों एक ही जगह पर है, यहाँ पे कोई टॉप या बॉटम में नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो ये जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड द चेक एंड बैलेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थ्री ऑर्गन्स हैं, कौन से थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो लॉज बनाती है ना, लॉ मेकिंग बॉडी जो हमारी पार्लियामेंट है कंट्री में, और स्टेट में दैट इज विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द लेजिस्लेटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, इंप्लीमेंट करना, ये लॉज बन गए इनको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट। ठीक बच्चों, और जुडिशरी जो है हमारा थर्ड ऑर्गन है, ये क्या करता है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको रिजॉल्व कौन करता है, जुडिशरी। तो ये तीनों एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे की कमान, एक तो ये सब क्या है, चेक एंड बैलेंस। ये एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस करते हैं पावर को। समझ में आया बच्चों? तो ये इस तरह से, इसीलिए इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को क्या बोला जाता है, चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि एवरी ऑर्गन इज प्लेस एट द सेम लेवल, एक ही लेवल पर प्लेस है, यहाँ पे ऐसे प्लेस नहीं है, ये सेम लेवल है सबका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक, इनकी पावर्स जो होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि नो वन इज सुप्रीम इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। कौन सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बच्चों आप क्लास 9th में भी आपने देखा था, क्लास 8 में भी, सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच कंट्री गवर्न। तो ये जो ऑर्गन्स क्रिएट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही क्रिएट किए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबकी पावर्स को लिमिट किया हुआ है, हर ऑर्गन एक को चेक कर सकता है दूसरे की वर्किंग को। ठीक है, और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आपने जो क्लास 9th में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में डिटेल में इसका कॉम्पोजिशन पढ़ा है, तो आपको पता है कि लेजिस्लेटिव में यानी पार्लियामेंट में कौन होते हैं, एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, है ना, एंड एमएलएस। एग्जीक्यूटिव में जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक, और जुडिशरी हमारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स में है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर होती है आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक, तो इस तरह से यहां पर जो मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में, क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया है। और जजेस जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं। मतलब कैसे चेक कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, जुडिशरी करती है। ठीक, ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये आंसरेबल होते हैं कोई भी लॉज बना के। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का। ठीक बच्चों, तो यहां पर द जजेस अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव उनको चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग, लेजिस्लेटिव की फंक्शनिंग जजेस चेक करते हैं। और ऐसा भी नहीं, जज जो चाहे वो कर सकता है। अगर मान लीजिए कि जो जज होता है अगर वो किसी भी रॉन्ग डन में है तो पार्लियामेंट उसको क्या कर सकती है, इम्पीचमेंट, यानी कि उसको हटा सकती है। तो इस तरह से एक दूसरे की तार दूसरे से जुड़ी हुई है, सब एक दूसरे को चेक करते हैं और एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो समझ में आया बच्चों? इसे इसलिए बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स।
ठीक, वर्टिकली कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कि यहाँ पे गवर्नमेंट के, जैसे इंडिया में जो है पहले ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 1950 में बच्चों, तो उस टाइम हमारे 2 ही लेवल गवर्नमेंट के थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट था, एक स्टेट गवर्नमेंट था। और उसके बाद 73rd 74 अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1992। ओके, तो उस टाइम 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किया। और ये वाला जो वर्टिकल डिवीजन है ना, इसको हम बहुत एलोबरेट, मतलब बहुत ही डिस्क्राइब करेंगे सेकंड चैप्टर आपके फेडरलिज्म में। तो ये है फेडरलिज्म, पावर को डिवाइड करना। ठीक, तो यहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि कंट्री इंडिया में पता है आपको, एक गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, नेशन के लिए होती है। फिर है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, रीजनल, अलग अलग नेम होते हैं इसके। और फिर उसके बाद है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जिसे हम पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लो। तो इंडिया में और जो कंट्री जहां पर फेडरलिज्म है, वर्ल्ड में 25 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने फेडरलिज्म सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो यहां पर जैसे हमने बेल्जियम में भी देखा, वो भी फेडरलिज्म था। तो यहां पे सेपरेट पावर्स है हर गवर्नमेंट की। मैंने आपको बताया ना कौन से सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाएंगे, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को बोला कि आप एजुकेशन, लैंग्वेज के बेसिस पर बनाइए, डिफेंस के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो यहां पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री जैसे इंडिया में, तो सेपरेट पावर फॉर सेपरेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और किसने किया, आपको मैंने बताया कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है। यूनियन और यूनियन है ना, ये अलग अलग सेम ही है, कुछ भी बोलिए आप। रीजनल गवर्नमेंट है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज द रीजनल, प्रोविंशियल। ठीक है, और थर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया म्यूनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत। और इसको क्या बोला जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर, मतलब वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर इज नोन एज द फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर। ठीक है बच्चों, तो ये जो फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर है, इसमें हम देख सकते हैं कि फेडरल डिवीजन ऑफ द जो पावर होता है वो किस तरह से क्या करता है, काम करता है। और बेल्जियम जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इंडिया जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का। तो ये हमारा हो गया सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है हमारा बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। ठीक, तो यहां पर जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक, अब सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कि इंडिया में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो बेल्जियम का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सोशल ग्रुप्स में रिलीजियस ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे जो पावर होती है वो शेयर्ड होती है अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, जैसे कि रिलीजियस and the linguistic. Best example is in the Belgium community government of the Belgium is the good example of the this form of the power sharing of the social group. ठीक है, और जैसे हमारी कंट्री में भी जो सोशली वीकर सेक्शन है या विमेन्स हैं, अब इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन दिया जाता है। आपको पता है अभी नारी शक्ति अधिनियम बिल पास हुआ था, कमेंट बॉक्स में सब लिखिए कब पास हुआ था। ओके, और इसके अकॉर्डिंग अब 33% रिजर्वेशन विमेन्स को किसमें मिलेगा, दैट इज इन द लोकसभा एंड द विधानसभा। ओके, इलेक्शंस जब होंगे, तो यहाँ पर जब जो सोशली वीकर्स होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, जब उनके साथ पावर शेयर किया जाता है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग होता है। और इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने डाइवर्स पॉपुलेशन जो है उनकी अलग अलग, उनको ये फील नहीं करवाना चाहती कि वो अलग हैं, ओके, वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको भी एक डिग्निटी देने के लिए उनके साथ पावर शेयर किया जाता है। तो उसके लिए जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, उसमें जो शूद्रास यानी कि जो सबसे लोएस्ट प्लेस था वो शूद्रास का था, तो वो बहुत सालों से डिस्क्रिमिनेटेड थे। तो जब हमारी कंट्री फ्री हुई, ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया में भी मैंने आपको बताया था बी आर अम्बेडकर ने किस तरह से उनके राइट्स के लिए किया, तो उसके बाद उनको रिजर्वेशन दिया गया। ठीक, तो इसी तरह से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है इलेक्शन पर्पस के लिए जब एरिया को डिवाइड किया जाता है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज उन्हीं के लिए स्पेशल, आपको बताया था कि बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट वोटर की डिमांड की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा वोटर सेपरेट नहीं होंगे, ओके, वोटर तो जर्नल होंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी कैन बी रिजर्व्ड। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिया में एग्जांपल है किसका, कि सोशल ग्रुप्स के साथ कैसे पावर शेयर किया जाता है। जो माइनॉरिटीज होते हैं उनको पावर मिलती है। आपको पता है हमारी कंट्री में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट है बच्चों, और ये गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं ताकि
क्या हम लोग जो माइनॉरिटीज हैं, इट मींस जो लोग माइनॉरिटीज हैं वो एलिनेटेड फील नहीं करें। तो ये है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। ठीक, अब जो आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग है, जिसमें मैंने आपको बताया डायरेक्टली पावर शेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो डायरेक्टली पावर शेयर किया जाता है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स। ठीक, तो आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है कि किस तरह से लॉज बनने चाहिए, तो एक पार्टी फॉर्म कर लेती है। और डेमोक्रेसी में ऑल वी हैव अ फ्रीडम टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं उनको पावर होनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल, ठीक है, पार्टीज फॉर्म कर सके, कॉन्टेस्ट कर सके इलेक्शंस को। ठीक है, इससे यही है कि पावर ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत रिच हैं या पावरफुल हैं या जो स्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं सिर्फ वही, हमारे यहाँ पे कोई भी पार्टी फॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था अन्ना हजारे का, उन्होंने प्रेशर ग्रुप फॉर्म किया 2013 में जंतर मंतर पर, उसके बाद ही कौन सी पार्टी बनी आपको पता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सी? आम आदमी पार्टी। ठीक है बच्चों, तो इस काइंड ऑफ की पार्टी जो होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं। और आपको पता है कि कॉलिजन गवर्नमेंट भी फॉर्म होता है। कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है व्हेन एनी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू गेट द मेजोरिटी, यानी किसी भी एक राजनीतिक दल को जब बहुमत नहीं मिलता है तो वो दूसरी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर क्या फॉर्म करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसे कॉलिजन। ठीक है, तो आपको पता है अभी भी हमारी कंट्री में, ठीक है, सिंस फ्रॉम 2004 ओके, तब से कॉलिजन गवर्नमेंट चल रहा है। तो अभी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या नाम है हमारी कॉलिजन गवर्नमेंट का। तो जो बीजेपी और इसके अलाइज ने जो पार्टी अभी बना रखी है, ओके, तो कौन सी है? अब तक आपने लिख दिया होगा, वो क्या है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जितने भी ये हो गया प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, और पॉलिटिकल पार्टी के अलावा प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे बिजनेसमैन है वो अपना एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ट्रेडर्स अपना ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, वर्कर्स, ओके, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब अपना एक इंटरेस्ट ग्रुप यानी ग्रुप फॉर्म करके अपनी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, स्टूडेंट्स का भी यूनियन आप फॉर्म कर सकते हैं, करेंगे क्या? ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है जिसमें डेमोक्रेसी में सिटीजन जो होते हैं वो डायरेक्ट पावर को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। समझ में आया? और इस तरह से हम देख सकते हैं ये है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग, कि किस तरह से पावर को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जो 4 टॉपिक है, और ये टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स क्वेश्चन में आप इसको कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। तो माइट भी आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। तो बच्चों कमेंट में लिखते रहिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।